नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और जो भी भाई बहन इस नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर करें अन्य प्लेटफॉर्म पे जहां भी आप पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को। कुछ अति महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ हम आप इस लाइव परिचर्चा में जुड़ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, जिससे हम लोग जो है इस परिचर्चा को जारी रख सकें। 69 शिक्षक भर्ती से जुड़े तमाम मामलों पर जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि एक बार आप वीडियो को तमाम जो आपके ग्रुप्स हैं उन ग्रुपों में शेयर कर दें। साथ ही साथ जहां भी आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं तो वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे हम लोग जो है अपनी जानकारी अपने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ एक जो अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है उसको हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इस जानकारी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जो सच है वो आप तक पहुंचे, जिससे जो है चीज़ों को जो है साफ तरीके से आपके सामने रखा जाए और आप निर्णय लेने की स्थिति में हो पाएं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो साथी जुड़ रहे हैं आप वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे, तो जिससे हम लोग इस पर चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अशोक भाई नमस्कार, प्रवीण भाई आप सबको नमस्कार, जो भी भाई जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बड़े भाइयों को कहने की जरूरत नहीं है, जो अनुज हैं जो छोटे भाई हैं उनको भी कहने की। अक्षय नमस्कार अक्षय, और जो छोटे भाई हमारे हैं वो भी वीडियो को शेयर कर चुके होंगे, ये ऐसी मैं उम्मीद रख रहा हूँ, क्योंकि आप जो है बहुत जागरूक हैं और आपने हमेशा मदद की है। हर हर लड़ाई में आप जो है हमेशा साथ खड़े मिले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए मैंने आपसे कई बार कहा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। नीरज भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार जो भी भाई जुड़ रहे हैं। शुक्रिया सचिन भाई, आपने लिखा कि हमने शेयर किया। राजपूत प्रमोद भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार। और आप सबकी दुआओं प्रार्थनाओं का असर है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ होकर इस समय लखनऊ अपनी जो कार्यस्थली है वहाँ पर मौजूद हूँ, और जो लक्ष्य है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस लाइव सेशन में हम लोग सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार जो भाई जुड़े हैं, नीनू भाई नमस्कार, सुबोध भाई सबको नमस्कार, जो भाई जुड़े हैं एक बार क्लियर कर दें आवाज़ अगर ठीक आ रही हो तो इस पर चर्चा को आगे जारी रखा जाए, जो है आगे बढ़ाया जाए। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप बता दें कि अगर आवाज़ ठीक आ रही हो तो चर्चा की शुरुआत की जाए। नंद किशोर वर्मा, इरशाद अहमद, आलोक भाई सबको नमस्कार, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। प्रियांशु गुप्ता भाई, सौरभ पाल नमस्कार, सबको नमस्कार भैया। तो एक बार कंफर्म करें जो भी साथी जुड़े हैं कि क्या आवाज़ ठीक आ रही है। तो अगर आवाज़ ठीक आ रही हो तो चर्चा की शुरुआत की जाए। सुजीत सैनी भाई नमस्कार, सभी को नमस्कार। जल्दी से कंफर्म कराइए। राजपूत प्रमोद भाई तबीयत ठीक है। सचिन भाई शुक्रिया। देखिए जो बहुप्रतीक्षित ऑर्डर जो आया 13 मार्च को, उसको लेके तमाम पक्षों के अपने अपने दावे हैं। सच ये है कि इस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो सरकार को हुआ है। हाँ, और जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उन लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि उनके लिए कोर्ट ने ये कह दिया कि क्योंकि वो 3 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं तो उनको हटाया ना जाए, यानी उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो इस निर्णय से अगर किसी को वास्तव में फायदा हुआ है तो वो सरकार को हुआ है, और वो लोग जो नियुक्तियां जिनकी हो चुकी हैं उनका फायदा हुआ है, बाकी किसी का फायदा इस निर्णय से हुआ नहीं है। कहने को लोग बहुत तमाम तरह के दावे ठोकेंगे कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। इसमें वो लोग भी शामिल है जो पहले जब 6800 लोगों की लिस्ट आई तो वो ये कहते थे कि नहीं हम अपने वर्ग के लोगों को चैलेंज नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने चैलेंज भी किया, उसके खिलाफ पैरवी भी की, और साथ ही साथ जो समाज का नुकसान वो कर सकते थे उन्होंने किया। उनको लगता था कि 18,000 20,000 पहले सीटें मिलेंगी तभी किसी का होगा, मेरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो किसी का नहीं हुआ। तो आज जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें तमाम लोगों को ये भी संदेह है कि अभी 6800 में 2 हिस्से बन जाएंगे। जिनका ज़्यादा नंबर है, यानी जो ऊपर से जो लिस्ट में 6800 की लिस्ट में शामिल हैं, उनको ये लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और नीचे वालों को लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग इस लाइव सेशन के माध्यम से सभी मुद्दों पर कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से समाधान हो। आपके सवाल भी मैं लेने की कोशिश करूंगा कि आप अपने सवाल भी जो है हमें बताएंगे, जिससे हम उस पर भी अपनी बात रख सकें। तो जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि इस ऑर्डर से अगर किसी का फायदा हुआ तो सिर्फ 2 लोग जिनका चयन हो चुका है, या तो सरकार के दोनों हाथों में लड्डू है। अब वो जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको बचा भी देगी, और साथ ही साथ जो नियुक्तियां नहीं हो पाई यानी 6800 लोगों की, उनके
जो है रवैये का सरकार इंतजार कर रही है कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो कोर्ट खेलना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए सरकार और विभाग के अधिकारी तैयार बैठे हैं। और अगर आप कोई सोल्यूशन चाहते हैं गौरव प्रधान के जजमेंट के हिसाब से, 13 मार्च का जो जजमेंट आया उसके हिसाब से अगर कोई निर्णय आप लेना चाहते हैं तो सरकार और विभाग के अधिकारी उसके लिए भी अभी भी प्रयास में लगे हुए हैं। देखिए अमित भाई लिख रहे हैं कि आंदोलन कब होगा। अमित भाई आंदोलन तो बहुत सारे हो गए, अब ये पूछिए कि नियुक्ति कब होगी और कैसे होगी। और इन सब मुद्दों पे भी आंदोलन की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ कि आंदोलन की जरूरत ही ना पड़े। और जिस हिसाब से आज वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जिस हिसाब से बातचीत चल रही है, कुछ चीज़ें थी जो इधर उधर हो गई थी और सरकार जो है उसको अन्यथा ले रही थी। उनको ये लग रहा था कि नहीं, हम किसी पार्टी विशेष के लोग हैं और हमको नौकरी से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ नेतागिरी के लिए यहाँ पे सारे लोग हैं और हमारे आंदोलन का जो है प्रभाव जो सकारात्मक होना चाहिए था वो दूसरी तरफ मुड़ रहा था। उन सभी मुद्दों पर जो है बातचीत करके हल निकाल लिया गया है। और वर्तमान में स्थिति ये है कि सरकार और विभाग के लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा प्रपोजल, एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाए जिससे 6800 के लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको भी डिस्टर्ब ना किया जाए। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर से अगर आप लोग मुक्ति चाहते हैं तो एक सुलझे प्रपोजल के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाए। इसलिए सभी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी का तरीका कुछ और हो, हमारा आपका तरीका कुछ अलग हो, लेकिन उद्देश्य सबका अगर एक है कि हमें 68 लोगों को नियुक्ति दिलवानी है, नियुक्ति लेनी है, तो उस पर हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे धीरज शर्मा भाई लिख रहे हैं 27-21 का क्या होगा। धीरज भाई 13 मार्च के जजमेंट के बाद, बहुत अच्छा सवाल और मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा और मैं इंतजार कर रहा था कि दो मुद्दों पर मुझे जरूर बात रखनी है। एक जो आपने अभी पूछा कि 27-21 क्या होगा, और दूसरा जो एक अभी आएगा वो मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, हो सकता है आप ना पूछें सवाल, कि 5 सितंबर का क्या हुआ। ये दो मुद्दों पर जानकारी देना और तीसरी कोर्ट की, इन 3 मुद्दों पर जानकारी देने के लिए ही ये लाइव सेशन मैंने यहाँ पे आज आप लोगों के बीच में रखा है। तो सबसे पहले आपने कहा कि 27-21 का क्या होगा, तो जिसने भी सवाल पूछा, मैं नाम भूल गया अपने, तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप 13 मार्च के जजमेंट के बाद अब तो आपको ये चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि 27-21 का क्या होगा, क्योंकि कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक बात ये बोली है कि अब जो लिस्ट आप तैयार करेंगे, अप्लाइड कैटेगरी, सेलेक्टेड कैटेगरी, सारी चीजें, कौन जो है ओबीसी कैटेगरी में है, कौन शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में है, कौन अनारक्षित में है, सारी चीजें आपको सिस्टम से बना के जारी करनी पड़ेगी। तो अगर ये जारी हो जाएंगी तो आपको क्या लगता है कि अब वो कोई चोरी कर पाएंगे? तो जब तक वो लिस्ट नहीं जारी करेंगे, अब इस बार जब लिस्ट आएगी तो जो जैसे आप कहते हैं कि 18,000, 19,000, 20,000 इतना सीटें जो है मिलनी चाहिए थी, जैसा कि आरोप लगाया गया कि 6,800 लोग स्वार्थी थे, मतलबी थे, उन्होंने अपना मतलब निकाला और 6800 में ही 27-21 पूरा करके निकल गए। तो इन सब बातों का पटाक्षेप जब लिस्ट आ जाएगी और जिसमें सारी चीजें मेंशन होके आ जाएंगी, तब किसी को एक पैसे का संदेह नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरी भी दिल इच्छा है कि 18,000, 20,000 ऐसी सीटें निकल के आए जिसपे हमारे लोगों की नियुक्ति हो। उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमारी सैलरी से कट जाएगा या किसी की सैलरी से काट के जो है वेतन दिया जाएगा। तो जो भी सीटें निकल के आएंगी, जितनी ज्यादा निकल के आती हैं उसमें किसी का नुकसान नहीं है, और निकल के आए तो और अच्छा है। तो ठीक है, मैं अभी आपके सवाल लूंगा और अभी आप लोग परेशान मत होइए कि सवाल आपके अभी ना लें, तो एक बार पूरी बात रख लें, फिर जो है हम लोग सवाल भी रखेंगे। जिन मुद्दों पे हम लोग लाइव हैं उस पे जो है कम से कम हम लोग पहले पूरी तरह से चर्चा कर लें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे 27-21 का प्रकरण हो गया। दूसरा प्रकरण जो है 5 सितंबर का, अभी लोग पता नहीं क्यों सवाल नहीं पूछ रहे हैं, पूछना चाहिए। मैं उस सवाल को ही आपके बीच रख के जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जो वर्तमान में परिस्थिति है, हम आप एक निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आप जो है एक निर्णय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ से विभाग के अधिकारी, सरकार, हम आप मिलकर बैठ के कोई एक जो है रास्ता निकाल लिया जाए जिससे नियुक्ति मिल सके, चाहे वो जो भी रास्ता हो। बस उसमें ये हो कि 6,800 लिस्ट जो आई है उसमें आए एक व्यक्ति ने, किसी ने अपना नाम शामिल तो नहीं करवाया है, लिस्ट जो निकली उस पर नियुक्ति हो, सारे के सारे लोगों की एक साथ नियुक्ति हो। और दूसरी बात एक जो ये है कि 27-21 के संबंध में कि और सीटें मिलनी चाहिए, तो मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि 6800 के अलावा जितनी हमारी सीटों का नुकसान हुआ है उन सभी सीटों पर हमारे जिस भी वर्ग का जो है नुकसान हुआ हो
उन सभी वर्ग के लोगों को नियुक्ति होनी चाहिए। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये 2 सवाल, अब जो चूंकि मैंने 5 सितंबर का जिक्र किया, अब लोग ये कहेंगे कि 5 सितंबर को भी आप लोग कह रहे थे कि सरकार जो है या मिलके कोई ना कोई रास्ता हम लोग निकालेंगे। तो ये लाइव मैंने स्पेशली इसीलिए किया है, और 5 सितंबर का आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं तब भी आपको बता रहा हूं कि आज जो परिस्थितियां हैं उस समय भी हम लोगों ने कुछ लोगों की बातें अपने तक सुनी और उनके पास गए, उनसे बातचीत किया और एक रास्ते की तरफ हम लोग बढ़ भी रहे थे। लेकिन वहां क्या किया गया, जैसे आज कुछ लोग जबरी इस मामले को दोबारा, मुझे तो पता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि उनको धन उगाही करनी, लोगों से पैसे लेने हैं, इसलिए वो पैसे लेने के लिए लोगों को ये कह रहे हैं कि 13 मार्च के बाद अगर जो पिटीशन जाएगी वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। आप सोचो, इससे बड़ा झूठ दुनिया का कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा झूठ इसलिए नहीं हो सकता कि लगभग सारे लोग कोर्ट कचहरी में पहले से याची हैं, और 100 से भी ज्यादा याचिकाएं जो कनेक्ट हैं, उसी जो महेंद्र पालन आदर्श की याचिका है जिसमें सारे बंच मैटर थे जो कनेक्ट हुए हैं, जिन पे निर्णय पारित हुआ है। अब बताओ, लोग इतने जानकार हो गए, वो कह रहे हैं कि 13 के बाद हो जाएंगे तो उनको शामिल ही नहीं किया जाएगा, उनकी सुनवाई नहीं होगी। तो मैं ऐसे लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ आपको एक जो LLB कर रहा होगा स्टूडेंट, उससे बात कर लेनी है। उससे जब बात करेंगे वो आपको बताएगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। 13 तारीख के बाद हर हाल में याचिकाएं जाएंगी, लोग जाएंगे, लोग पहुंचेंगे, और 13 तारीख नहीं, पता नहीं कितनी 13 आएंगी, कई साल तक 13 आती रहेंगी, और जो है वहां पर याचिकाएं एक्सेप्ट होती रहेंगी और लोग याची भी बनते रहेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अगर इतना आपके पास वक्त है कि अपने 2-3 साल आप खुद बर्बाद करना चाहते हैं, मैं बताऊं, ये जो 6800 की लिस्ट आई, तो इसी को चैलेंज करने वाले लोगों में कुछ 6800 के क्या कहें उनको, भाई मैं कोशिश ये करता हूं सोशल मीडिया पे किसी को बुरा ना कहा जाए, कुछ बहुत विद्वान, उनको ऐसे कहे, बहुत बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने ही उन लोगों को पैसा दिया जो 6800 को रोकना चाहते थे, उनके साथ खड़े रहे। आज वही लोग वही काम दोबारा कर रहे हैं, और कुछ अपने बीच के लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि मौका अच्छा है, अभी जितने याची बना लो उतने ही अच्छा है। तो मेरे भाई, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि थोड़े दिन वेट कर लो। 5 सितंबर के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे थे और अपने प्रयास में लगभग सफल हो गए थे। उसके बाद जिस आदमी से मिलकर प्रयास किया जा रहा था, उसको फोन करके पूछा जा रहा था कि हेलो, आपको पैसे मिले कि नहीं मिले। अगले आदमी ने बातचीत का जो सिस्टम था सब कह दिया कि नहीं भाई, अब हम आपसे कोई वार्ता नहीं करेंगे, आपने हमारी बातें अपने लोगों में शेयर की और वो लोग फोन कर करके रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, हम आपकी कोई मदद नहीं करना चाहते, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी जो वर्तमान स्थिति है, हम लोग एक समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसमें भी कुछ लोग कूद के कोर्ट कचहरी, देखिए 6800 के अलावा जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं उनसे कोई एतराज नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं, वो जाएं, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 6800 का चयनित आदमी अगर कोर्ट में कोई पिटीशन लेके जाएगा या याची बन के जाएगा, इसका मतलब है कि वो खुद नहीं चाहता कि कोर्ट के बाहर उसकी नियुक्ति के लिए कोई प्रयास हो। और एक बार अगर न्यायालय से स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश या स्टे यानी स्थगनादेश यानी निर्णय पर जो है स्टे अगर हो गया, फिर आप चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर यह मामला डबल बेंच में चलेगा, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट चलेगा, और 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या निर्णय आएगा, किसको क्या मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि 6800 का मामला भी कई साल तक सुप्रीम कोर्ट तक चले, तो आप लोग खुशी खुशी याची बनिए, जिसको पैसा देना उसको दीजिए। और इतना देखिए, हम लोग ना किसी से कोई पैसा मांग रहे हैं कि हम कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, एक पैसा नहीं आया है, आप लोग पैसा दीजिए। अपने कुछ भाई हैं जिन्होंने व्यक्तिगत मदद की, मैं नाम लेना भी चाहूँ अगर उनका, तो अगर नाम लूंगा, अगर उसमें एक भी नाम छूट गया तो भी बुराई है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन अपने ही बीच के कुछ भाई हैं, इलाहाबाद से और अंबेडकर नगर से, आजमगढ़ से, इन लोगों ने मिलके थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हम लोगों की और उस मदद के सहारे लखनऊ में हम लोग मंत्री जी से मिलके, अधिकारियों से मिलके, प्रशासन के लोगों से मिलके एक समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि इस रास्ते आप 6800 लोगों की नियुक्ति का रास्ता बना सकते हैं और उनको नियुक्ति दे सकते हैं, जिसमें कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है, और साथ ही साथ इसमें आपको कोई अमेंडमेंट भी नहीं करना है, कोई जो है कोर्ट कचहरी का भी लफड़ा नहीं है, और ना ही आपको कोई कैबिनेट में प्रस्ताव बहुत बड़ा पारित करना पड़ेगा।
जिसके लिए आपको जो है संशोधन करना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सीधे सरल रास्ते से 68 लोगों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है, या उससे भी ज्यादा नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सकता है। इसलिए आप जो है रास्तों पर आगे बढ़िए उस दिशा में। कल हमारे कुछ भाई बहन जिन्होंने मुलाकात की है, प्रियांशु गुप्ता लिख रहे हैं, मेरा नाम ही बोला है। ठीक है प्रियांशु भाई, नाम में क्या रखा है यार, सबके नाम ले सकता हूं मैं, लेकिन टाइम जो है बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बता रहा था कि हम लोग जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं उसमें ना तो आपको 2000 रुपया किसी को चंदा देना है, ना तो व्यक्तिगत किसी के जो है खाते में पैसा देना है, ना मुझे देना है, ना किसी और को देना है। हम लोग 2 4 6 10 लोग जो सक्षम लोग हैं सबसे मिलके जब तक चल रहा है तब तक हम लोग चला रहे हैं। और जिसको बहुत जल्दी हो कि भाई वो याची बन जाएगा, उसको जल्दी से नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ऐसे लोगों को उनका नियुक्ति पत्र मुबारक। 5 सितंबर को भी हम लोग बिल्कुल सफल होते होते रह गए। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। यकीन करना हो करिए, ना करना हो कोई बाध्यता नहीं है। उस समय भी हम लोग नियुक्ति के नजदीक थे, जब बात यहां तक हो गई थी कि यहां से अगर बात नहीं बनेगी तो हम सीधा आपको देश के गृह मंत्री जी से मुलाकात करवाएंगे। वहां पे हम लोगों के सामने ही बात की गई। उसके बाद भी लोगों को यकीन नहीं हुआ। उनसे फोन करके बोला गया कि आपको ऐसा ऐसा हुआ है क्या, क्या आपको किसी ने पैसा दिया है कि नहीं दिया है। इन सब बातों के बाद अगर आपको उम्मीद थी कि कोई हमारी मदद करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा गलतफहमी खुशफहमी पालने की ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है, मैं आप सबसे लाइव सिर्फ इसीलिए जुड़ा हूं और इस पेज पे लाइव इसीलिए मैं आया कि मैक्सिमम लोगों तक बात अपनी पहुंचा सकूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब भी वीडियो को देखेंगे, जो भाई जुड़े हुए हैं वो भी शेयर करेंगे, जो बाद में देखेंगे वो भी शेयर करके अपने लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, अधिकारी और हम सभी लोग मिलकर एक जो है रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसी ऑर्डर के बहाने जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनके लिए तो सरकार पॉलिसी बनाए, अब वो बनाएगी। साथ ही साथ किसी को बाहर ना किया जाए, और जो नियुक्तियां हो सकती हैं यानी 6800 से भी अधिक नियुक्तियां अगर सरकार करना चाहे तो उसके पास ये रास्ते हैं। इन रास्तों पर आगे बढ़कर उन्होंने नियुक्ति देनी चाहिए और इस मामले का संपूर्ण समाधान इसी ऑर्डर के हवाले से होना चाहिए। तो इन सभी मांगों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप लोग अभी थोड़ा सा कोर्ट के मामलों में जल्दबाजी मत करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप 6800 लिस्ट में चयनित हैं तो आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि एक बार न्यायालय से अगर स्टे हो गया तो आप डबल बेंच में अगर बहुत अच्छी पैरवी होगी, बहुत अच्छी पैरवी का मतलब अगर सरकार कहेगी कि नहीं हमें जल्द से जल्द आप जो है इस मामले का निस्तारण करके दीजिए, तब जाके ये मामला कम से कम, चूंकि बीच में गर्मी की छुट्टियां भी होंगी, समर वेकेशन होगी, उसके बाद फिर आगे चल के किस हिसाब से डबल बेंच में सुनवाई चलती है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि जब कट ऑफ मैटर पे सुनवाई चल रही थी तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि कितने महीने और कितने साल लग गए थे डबल बेंच से फैसला आने में। तो सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक बार और पड़ गए तो चीज़ें आपकी कई साल के लिए पीछे जाएंगी। क्योंकि 1 साल अगर आप बहुत अच्छी सुनवाई होगी तो एक बार यहाँ 1 साल और 1 साल सुप्रीम कोर्ट मिनिमम, तो ये जो है आप करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोर्ट के मामलों के लिए आपके पास पूरे 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में आप कभी भी जा सकते हैं, आगे कोर्ट में जा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 2020 में लोहा सिंह पटेल के नाम से पहली आरक्षण याचिका पड़ी थी और उसके बाद उन याचिकाओं के लोहा सिंह पटेल की याचिका के बाद 2023 का तो नहीं कह सकते, लेकिन 2022 के दिसंबर तक लगातार याचिका पर याचिका पड़ी हैं। वो याचिकाएं एक्सेप्ट हुई हैं, उन पे सुनवाई हुई और उनको जाके टैग किया गया है। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि बाद में हमारी याचिका जाएगी तो वो एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। एक्सेप्ट तो हर हाल में होगी, वो जाके कनेक्ट भी होगी और उस पर सुनवाई भी नहीं होगी। सुनवाई होगी और उस पर जो है जो फैसला आएगा वही फैसला आपकी याचिकाओं पर भी होगा। तो अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि नहीं जल्दी जुड़ जाओ जल्दी पाओ, तो ऐसा कोई ऑफर नहीं है कि जल्दी जुड़ो जल्दी पाओ। अब कुछ लोग कहेंगे कि उत्तर कुंजी में ऐसा हुआ कि 25-60 के पहले वालों को ही मिल गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25-60 के पहले और उत्तर कुंजी और इन सब मामलों में बहुत फर्क है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना होना है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आएगा उसके पहले जितनी याचिकाएं आएंगी, क्योंकि सिंगल बेंच का जो जजमेंट है आप देखेंगे, जो उत्तर कुंजी का मामला था वहां भी जो सिंगल बेंच का जजमेंट हुआ उसी को डीबी ने कहा और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो अलग कुछ नहीं आएगा। अब या तो इस ऑर्डर पे जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया है, या तो
ये जाएगा डबल बेंच में अपहेल्ड होगा, यहाँ पे जो है ये रुकेगा, स्टे मिलेगा इस पे, या तो ये जो है स्टे नहीं मिलेगा इस पे, तो प्रक्रिया गतिमान रहेगी। और अगर डीबी इस निर्णय को बदलती है तो ये मामला हर हाल में सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में मामला दोबारा पेंडिंग होगा, सरकार तुरंत हाथ हटा लेगी कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अंतिम निर्धारण है, जो वहां से निर्णय आएगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके 6 महीने बाद भी आपको उत्तर कुंजी वालों की तरह जो है कम से कम दौड़ना है। और उत्तर कुंजी के मुद्दे पर भी मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, उत्तर कुंजी के मुद्दे पे सिर्फ इतना होना है कि उत्तर कुंजी के मामले में सरकार तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इस मामले में कोई डिसीजन वो नहीं ले लेती कि उनको क्या करना है। क्योंकि आज की वर्तमान की डेट में कट ऑफ कोई है ही नहीं, तो जब तक कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं करेंगे तब तक वो उत्तर कुंजी में भी किसी को चाहकर भी नियुक्ति नहीं दे सकते। देखिए अगले वाले का आंसर की में सबकी 1 नंबर बढ़ेगी या सिर्फ जो थर्ड कट ऑफ पर करेंगे इनको। अखिलेश भाई, उत्तर कुंजी पे सरकार एक कदम तभी आगे बढ़ेगी जब अब पूरी प्रक्रिया वो सुधार लेगी। और अब इसी बहाने वो जहां भी जो अभी 10 दिन का टाइम मिला है वहां जाएंगे और यही कहेंगे कि देखिए डीबी में दोबारा मामला पहुंच गया है साहब, अब कट ऑफ हमारा कोई है नहीं, जो कट ऑफ अब वहां से तय होगा उसी के बिहाफ पे तुमको नियुक्ति देंगे, या तो आप बता दीजिए किस कट ऑफ पे हम नियुक्ति दें। तो सरकार बिना कोर्ट के इंटरफेयर के अब वहां पर किसी को कुछ भी नहीं देने नहीं जा रही है। मैंने भी बात की है और लोगों से वहां पर देखा भी है, वहां चर्चा करके अधिकारियों से, तो उनका भी यही कहना है कि पहले हम देखेंगे कि क्या जो है परिस्थितियां बन के सामने आती हैं। और वो भी इंतजार कर रहे हैं, विभाग के भी कुछ अधिकारी वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह डबल बेंच में स्टे हो जाए तो हमको कुछ करना ना पड़े, तो लोग उसके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, लगभग मुद्दे की बात हो गई। और अब कुछ सवाल हों आपके तो उन सवालों के साथ आप लोग जो है जल्दी जल्दी कोशिश करिए कि उन सवालों के साथ आप लोग जो है अपने सवाल रखिए, और हम कोशिश करते हैं कि उसका जवाब हम आप तक पहुंचा सकें और आपको संतुष्ट कर सकें। तो जल्दी जल्दी भेजिए अपने सवाल, जो भी आपके सवाल हों। प्राज्वल भाई लिख रहे हैं हम लोगों को प्रपोजल अधिकारी मानेंगे, ये बात समझ नहीं, जबकि अधिकारी IAS रैंक के हैं। ठीक बात प्राज्वल भाई, देखिए क्या होता है ना कि यही जो आप बात कह रहे हैं, जब हम लोग लिस्ट आने के पहले आंदोलन करते थे तमाम लोग हम लोगों को उल्टा सीधा बोलते थे और लिखते थे कि बट वृक्ष के नीचे बैठ के क्या मिलेगा। तो बट वृक्ष के नीचे बैठ के मिला ये कि लगातार कई दौर की वार्ता हुई। देखिए मीटिंग एक नहीं होती, मीटिंग कई होती है, उसमें कई मीटिंग ऐसी होंगी जो बेनतीजा खत्म हो जाएंगी, कई मीटिंग ऐसी होंगी जिसमें हटा दिया जाएगा, जिसमें ये कह दिया गया कि जो है कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही है। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब वही अधिकारी बैठे, कोई अधिकारी बदला नहीं, वही अधिकारी बैठे, उन्होंने हमारी बातें सुनी और उन्होंने ही हमें जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया और 6800 लोगों की लिस्ट आई। तो जहां तक आपकी प्राज्वल भाई बात है कि अधिकारी हमारे प्रपोजल को क्यों मानेंगे, हमारे प्रपोजल को अधिकारियों को नहीं मानना है, हमें अधिकारियों को इस बात के लिए तैयार करना है कि आप इस रास्ते हमारा भला कर सकते हैं जिसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है, और जो कानूनी अड़चन होगी वो बताएंगे, उसका जवाब हम लोग देंगे। मंत्री जी अगर इस बात के लिए तैयार हो गए कि नहीं, हाँ इस रास्ते इनका काम हो सकता है, तो हमारा काम हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है, बाकी किसी प्रपोजल को मानना ना मानना वो उनके ऊपर है। हाँ, लोग फंडिंग सरकार किसी को नौकरी नहीं देना चाहती। देखिए सरकार क्यों देना चाहेगी, सरकार के लिए एक कुर्सी पे कौन बैठा है उसी एक कुर्सी का उनको वेतन देना है। बाकी लोग बाहर हैं अंदर हैं, क्या हैं क्यों नहीं होंगे, कौन आएगा कौन जाएगा, उनसे क्या मतलब है। उनको नौकरी देने का किसी को उनकी मजबूरी बन, सरकारों की, इसी सरकार की नहीं, सभी सरकारों की मजबूरी होती है, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो कल वोट किस नाम पे मांगेंगे। तो अगर किसी को लगता है कि यार 6800 लोग सरकार गिरा देंगे या 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग सरकार गिरा देंगे, तो यही गलतफहमी शिक्षा मित्रों को भी थी, सरकार ने उनका विरोध झेल लिया, क्या हो गया। तो इस सरकार में सीधी साफ सुथरी बात रख के अपनी तरीके से बैठ के बातचीत रखी जाएगी। अगर बन जाता है मामला 2-4 दिन में, जैसे लोग सवाल आ रहे हैं कि मीटिंग कब है, देखिए माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी आज आ जाएंगे लखनऊ, आज के बाद किसी भी दिन आपकी मीटिंग हो जाएगी। तो एक बार उस मीटिंग से निपट जाने दीजिए, जो भी होता है वो आप सबके बीच में रखा जाएगा। इसमें तमाम अफवाहें ये फैलाई जाती रही हैं, लगातार फैलाई जाने की कोशिश की गई और अभी भी कोशिश की जा रही है कि ये लोग चूंकि इनके नंबर थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं तो हो सकता है कि ये लोग रिविजिट पर मान जाएं। तो जो पिछली बार आपका प्रतिनिधिमंडल गया था उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है
कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ साफ इस बात को कहा कि अगर हमें रिविजिट करना होता तो ये हमारे लिए 2 दिन का काम था। ये लिस्ट हमने निकाली है, इस लिस्ट पर नियुक्ति देना हमारी जिम्मेदारी है। हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो है हम नियुक्ति दे सकते हैं, तो उसी की दिशा में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा एक सवाल है कि आचार संहिता। देखिए, आचार संहिता का यहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए रोल नहीं है कि कोर्ट का जजमेंट है और पुरानी जो भर्तियां होती हैं, जो पेंडिंग भर्तियां होती हैं, उसमें जो जजमेंट आते रहते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहाँ जो भी आपके आगे की कार्रवाई होगी उसमें ये लिखा जाएगा कि माननीय न्यायालय के आदेश संख्या फला 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 के अनुसार कार्रवाई हो रही है, तो उसमें कोई जो है आपको परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आचार संहिता का मतलब ये होता है कि कोई लोक लुभावन नई घोषणाएं नहीं की जाएंगी, यानी नया कोई विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा, तो कोर्ट का कोई लफड़ा नहीं है। मनोज कुमार पालेक, कब तक होगी मीटिंग? तब तक स्टे हो जाएगी टीवी से। नहीं मनोज भाई, उसको लेकर परेशान नहीं हुए। स्टे जो है इतनी आसान चीज़ नहीं है, और चूंकि डीबी में जा रहा है, सिंगल बेंच के एक जजमेंट का मामला है, और सबसे बड़ी बात कि उस जजमेंट में 3 महीने का सरकार को टाइम मिला है, तो 3 महीने के भीतर तो कोई कोर्ट स्टे देगी नहीं। वो ये कह देगी, अभी अभी आप सोचो, अभी जो लोग कोर्ट में कूद के पहुंचे हैं उनसे जब कोर्ट जो है ये पूछेगी, जो सरकार का वहाँ पे प्रतिनिधि होगा, यानी सीएससी जब खड़े होंगे या जो भी वकील खड़े होंगे, जब नवीन भाई नमस्कार सभी को, जब कोर्ट उनसे पूछेगी, सरकार के जो वहाँ पे प्रतिनिधि होंगे, कि ये जो जजमेंट आया है इस पर आपका क्या कहना है, वो कह देंगे कि जजमेंट आया है साहब, अभी हमने उसको न्याय विभाग में भेजा है और कार्मिक विभाग से पूछ रहे हैं और अपने एजी साहब को हमने भेजा है और इस पर हम निर्णय लेंगे। अभी हमने निर्णय लिया नहीं है, हमें 3 महीने का टाइम मिला है, इन 3 महीने में हम निर्णय लेके चीज़ों को आगे बढ़ा देंगे। फिर कोर्ट से सुनवाई की डेट आगे ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होना है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, 6800 में जो चयनित लोग हैं वो अगर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे फिर दिक्कत होगी। उनके कोर्ट जाने से समस्या ये होगी कि उनको ये लगेगा कि भाई अभी देखो, लोकस आपका सिर्फ इतना है कि विभाग ने आपकी एक लिस्ट निकाली थी, आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। अगर नियुक्ति पत्र मिल जाता फिर आप जो है पार्टी बन के वहां पे खड़े होते। अभी आपको एक लिस्ट आई थी जिस लिस्ट को सिंगल बेंच ने क्वेश्चन किया है, तो अभी इसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी विभाग की है जिसने लिस्ट जारी की है। तो हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो मीटिंग हो, हमारी जो उसका जो लास्ट निकल के आए वो ये हो, पहला ये हो कि 6800 की नियुक्ति हो, दूसरी ये हो कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हर हाल में सरकार स्पेशल अपील फाइल करे। तो इन्हीं 2 मुद्दों के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप लोग ये महीना यानी अप्रैल में जो है आप कम से कम कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचे रहेंगे, लोगों की धनुकाही का माध्यम नहीं बनेंगे, लोगों को पैसा जो है नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही आप पैसा देंगे, और पैसा किसी को गाली नहीं देता, उसी पैसे के और पैसा पैदा करने के चक्कर में वो चीज़ों को बिगाड़ के चले आएंगे। मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि आप याची मत बनिएगा, आप किसी को पैसा मत दीजिएगा। इस अप्रैल के बाद आप एक डेट फिक्स कर लीजिए कि भाई हम 30 अप्रैल तक इंतजार करेंगे, 1 मई से हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, जितनी धन दौलत है, गहने, सब जमीन जायदाद सब बेच के याची बन जाएंगे। आप बन जाइएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन कम से कम 30 अप्रैल तक आप ये इंतजार कर लें कि नहीं, 3 महीने हैं हमारे पास न्यायालय में पहुंचने के लिए। ये महीना हम कोर्ट के बाहर सरकार से मिल के बातचीत करके हम लोग मैं 30 इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि हमारे लोगों को भी आप 5 दिन का बताओगे तो 5वां दिन जैसे होगा वो सुबह से शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं 30 का कह रहा हूं। आज मंत्री जी आ जाएंगे। दीपक भाई क्या रिप्लाई करना है, एक बार आप दोबारा कमेंट करें तो मैं देखूं, अभी तो दिख नहीं रहा है आपका कमेंट, मुझे ऊपर शायद निकल गया होगा। तो सिर्फ इतना करना है भाई, कुछ नहीं होगा। आर्यन पटेल लिख रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होगा। तो आर्यन भाई अगर कुछ नहीं होगा तो अनुभव तो होगा, और कम से कम आप जो है जब दोबारा सोचेंगे कि आपने पहले कहा था, परेशान मत होइए, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, हर हाल में होगा, ये तो होना ही होगा और करना पड़ेगा, उनको करेंगे लोग। देखिए मोहित सिद्धू लिख रहे हैं कि जो लोग सिंगल बेंच में याची नहीं थे वे डबल बेंच में कैसे करेंगे, 6800 में चयनित हैं। अरे मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 30 अप्रैल तक रुक जाइए, उसके बाद आपको याची, देखिए कोर्ट में क्या होता है कि देश के हर एक नागरिक को कोर्ट में जाकर अपनी बात रखने का अधिकार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। आप याची थे या नहीं थे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्ट में याची बन जाएंगे, और तब भी आपको सहायक अध्यापक ही बनना है।
तो उससे पहले अगर कोई रास्ता निकल आएगा तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो 2,000 रुपये बचा के रखिएगा आप। और इस लाइव में ही मैं आपसे कह दे रहा हूँ, बाद में किसी को आपत्ति नहीं होगी। अगर 30 अप्रैल तक कोई रास्ता निकल आएगा कोर्ट के बाहर नियुक्ति का, तो वो 2,000 रुपये आप मुझे भेज दीजिएगा। याची मत बनिएगा, तब भी आप सहायक अध्यापक बन जाएंगे। ठीक है। और कोई सवाल हो जो ज़रूरी हो तो कोशिश करिए कि जल्दी से पूछ लें, क्योंकि मुझे निकलना भी है एक जगह के लिए। और थोड़ा सा एक चीज़ और जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय हम लोग एक स्ट्रेटजी के तहत थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर हैं। और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं रखते कि आप समझे ना समझे, काफ़ी लोग उसका मिसयूज करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। और देखिए, हाँ, एक एक बात और जो है ज़रूरी है, वो ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम लोग आपस में बंटे हैं या हमारा किसी से कोई मतभेद है। देखिए, हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है। तरीके होते हैं, कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो तरीके ऐसे होते हैं कि आपको सही लगता है, मुझे नहीं सही लगता। तो अगर सबके हित के लिए अगर ये लगता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि खुशी खुशी हमें एक दूसरे का बिना विरोध किए का मतलब ये है कि आप अपने तरीके से काम करिए, हम अपने तरीके से काम करें। एक दूसरे के प्रयास का सम्मान हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न किया जाए और किसी को कमज़ोर समझने की गलती ना किया जाए, क्योंकि वक्त से बड़ा ताकतवर कोई होता नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करें, और जिसको भरोसा करना है करे, जिसको ना करना हो उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो स्वतंत्र है। इस वीडियो के बाद भी तमाम लोग ऐसे होंगे जो पैसा देंगे, याची पे याची बनेंगे और इस मामले को कोर्ट में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी होना होगा वो हर हाल में जो है होगा, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कम से कम आप लोगों तक सही जानकारी दें। प्रभात भाई लिख रहे हैं उत्तर कुंजी में क्या हो रहा है वो कैसे होगा। प्रभात भाई, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि उत्तर कुंजी में जो अधिकारियों का कहना है वो ये कहना है कि जब तक ये जो रायता फैला है इस जजमेंट के बाद, जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो जाएगा, तब तक हम किसी को भी, चाहे वो एनओसी के वाले हों चाहे उत्तर कुंजी के हों, किसी को भी अभी वो नियुक्ति नहीं देंगे जब तक इस रायते का कोई समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है। तो देखिए, एक देवेंद्र भाई लिख रहे हैं कि भाई 72,000 में याची लाभ किस आधार पर मिला था। वहां भी आप थोड़ा सा पता कर लीजिए, सिंगल बेंच से डबल बेंच से किसी को याची लाभ नहीं मिला था। तो अगर आपको याची लाभ चाहिए तो आप अभी सुप्रीम कोर्ट तक आराम से इंतजार कर लीजिए, और उसके लिए डबल बेंच से फाइनल होने तक का तो इंतजार कर ही लीजिए। जब तक साल भर आपके पास समय है, साल भर में आराम से याची बनते रहिएगा। तो जब खूब याची बन जाएंगे, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वहां भी याची बनिएगा, तब जाकर निकलेगा। तो अभी कोशिश ये करिए कि अभी याची उची के चक्कर में मत पड़िए। अभी सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर लीजिए कि 30 अप्रैल तक, बहुत लंबी डेट भी हम लोग नहीं मांग रहे हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि पिछली बार 5 सितंबर को आपको पैसे देने पड़े थे, इस बार हम ये भी नहीं कह रहे कि आपको पैसे देने हैं, कुछ नहीं करना है आपको। वो काम होते होते रह गया, और उसी वजह से शायद हो गया कि हम लोग सारी चीज़ें जो है आपके बीच रखते थे। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश ये की है कि अब कोई भी बात हम लोग आपके यहाँ सोशल मीडिया पे वही चीज़ें शेयर करेंगे जो बहुत ज़रूरी होगी, अदरवाइज हम लोग इस बात को शेयर नहीं करेंगे। राहुल कुशवाहा, लेकिन अब तो मंत्री जी इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे। मंत्री जी कहीं बिजी नहीं हो जाएंगे, कितना भी बिजी रहेंगे वो आपकी मीटिंग के लिए समय मिल जाएगा उनको, उनसे बात भी हो रही है, लगातार जो है सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचना है, बहुत परेशान नहीं होना है। वो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपसे कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ना आपको किसी को एक पैसा देना है, ना हम ये आपसे कह रहे हैं कि आपको पैसे देकर ही ये लड़ाई जीत पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। सिर्फ 30 अप्रैल की बात है। 30 अप्रैल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आपको बिना पैसे दिए इस मामले में आपको नौकरी के लिए प्रयास करने दीजिए मुझे। अगर इसमें से आपकी नौकरी निकल के आती है तो मेरे लिए सिर्फ इतना इनाम होगा कि जो काम 3 साल में हो सकता था वो काम इतने कम दिनों में हो गया। तो हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप लोग जो है एक मुकेश प्रजापति, हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं है क्या आपके पास? तो मुकेश जी, आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने देखा ही नहीं, तो मैं जवाब क्या दूँ? एक बार मैं इंतजार कर लेता हूँ, आप अपने क्वेश्चन पे एक बार दोबारा आ जाइए। तो पहले बिना आपके क्वेश्चन का जवाब दिए तो वीडियो खत्म करना जो है ठीक नहीं रहेगा। तो आप अपने क्वेश्चन जो है दोबारा एक बार भेज दीजिए, तो मैं इंतजार कर ले रहा हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी हो, कोर्ट से हो या बाहर से हो, लेकिन कोर्ट के लिए बहुत टाइम है। देखिए मुकेश ने पहले इतना लोगों को लूट लिया है कि आप
बेचारों के पास पैसा ही कहाँ है तुमको देने के लिए भैया। मुकेश प्रजापति, अगर आप लुट गए हैं तो उसके लिए कानून में बहुत सारी धाराएं हैं, उन धाराओं का फ़ायदा उठाइए। आप जाइए अपने नज़दीकी थाने में जाइए, वहाँ 376, 376D तमाम धाराओं पर जो है मुकदमा दर्ज करवाइए और अच्छे डॉक्टर से मिलिए जहाँ आपका उचित इलाज हो सके। और आपके साथ पूरी सहानुभूति है, और जिनके साथ भी ऐसा गलत हुआ उनके साथ पूरी सहानुभूति है। आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ये शुभकामना है आपकी। मुझे लगता है कि आपका सवाल जैसा है वैसा सवाल का जवाब मैंने ठीक आपको दे दिया है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि चूंकि आप साथ संघर्ष किए हैं और लगातार साथ रहे हैं, तो किसी के सम्मान का जो है, किसी के जो है प्रयास का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है आपने, तो मैं आपको इससे ज़्यादा और कुछ कह भी नहीं सकता। अगर मैं चाहूँ भी तो मेरे संस्कारों में नहीं है कि मैं आपको कुछ कहूँ। तो आपको जो इच्छा हो, जो आप लिखना चाहें, पढ़ना चाहें, स्वतंत्र हैं आप। जो जितना बोलना हो बोलिए, आप लाइव वीडियो बनाइए, फेसबुक पे पोस्ट डालिए, जो भी करना हो करिए। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि लड़िए, लड़ेंगे तो कुछ मिलेगा। किसी के भरोसे आप बैसाखी लेके मत चलिए कि बैसाखी विजय यादव है, विजय यादव चलेगा तो हम नहीं लड़ पाएंगे, या फला जो है कोई है वो अगर हमारा साथ देगा तो लड़ेंगे। आप खुद काबिल हैं, आप लड़िए। ब्रजेश सिंह भाई लिख रहे हैं कि यश कृष्ण निकाय चुनाव से पहले नियुक्ति मिलेगी। ब्रजेश भाई, 30 अप्रैल तक मैंने कहा है कि एक बार प्रयास करने दीजिए, कि देखते हैं कि क्या बनता है। इसमें किसी को कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, बस ये है कि एक बार हम लोग, चूंकि विभाग के कुछ अधिकारी भी आपको लेके बहुत सकारात्मक हैं, और ये पहली बार हो रहा है कि उनको लग रहा है कि नहीं, इसमें जो है रास्ता जो है निकालना चाहिए, और उन लोगों के साथ वास्तव में इनजस्टिस हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है, मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस रास्ते सफल होंगे, और लोगों के रुझान को देख के पहली बार ऐसा लग रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये सबके लिए बेहतरी के लिए, सबके लिए, सबके भविष्य की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद पूरा अगले 3 साल तक आराम से कोर्ट खेलने का टाइम है। तो वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है, और मुझे, चूंकि मैंने बताया, आपसे पहले बताया था कि मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना है। देखिए, एक जरूरी क्वेश्चन अब राम कश्यप के, डीबी सर क्या बोल रहे हैं? डीजी सर पहली बार कुछ अच्छा बोल रहे हैं कि आपके लिए रास्ता निकलेगा, ये बोल रहे हैं डीजी सर। तो हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का, जितने लोग जुड़े, जिन्होंने वीडियो को शेयर किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी इस वीडियो को बाद में देखेंगे और शेयर करेंगे, उनका भी आभार रहेगा। कोई भी जब जरूरी बात रहेगी तो आपके बीच में दोबारा इसी पेज पे मैं मिलूंगा। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।